हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम लोग बीपीएससी के एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि बीपीएससी का तैयारी किस तरह से करें, कौन किताब पढ़ें, क्या सिलेबस है, क्या उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किस तरह से हम लोग को अप्रोच करना चाहिए एग्ज़ाम को। आप देखे होंगे कि कल एग्ज़ाम का डेट जो 23 जनवरी को होने वाला था 67वीं बीपीएससी का, उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि आगे कब एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो लगभग आप लोग को समझिए कि कुछ समय मिल गया है पढ़ने के लिए। बहुत लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि चलो अब डेट बढ़ गया है, अब कब एग्ज़ाम होगा, तो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, मैंने एनर्जी थोड़ा घटा लेंगे, सोचेंगे कि नहीं अब थोड़ा सा अपना पढ़ाई थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन वो नहीं करना चाहिए। काहे कि आपको अगर ऑफिसर बनना है, अधिकारी बनना है, तो आपको यही मौका है। समझिए कि अगर हो सकता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट आप रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, लग रहा होगा कि अब 1 महीना एग्जाम का है, 1.5 महीना एग्जाम का है, लेकिन अब समझिए कि आपको अब इतना तो गारंटी है कि 1-1.5 महीना और एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल गया। तो लगभग 3 महीना 4 महीना आपके पास अब समय है। 3 महीना समय है तो आप एग्जाम को अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो 3 महीना समय है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, एक सही स्ट्रेटेजी। और हर चीज के लिए दोस्त एक ही किताब पढ़ना चाहिए। और कुछ ऐसा किताब है जिसको पढ़ के बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाला जा सकता है। और बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अप्रोच इंटीग्रेटेड रखिए, कभी अलग अलग तैयारी मत कीजिए। अलग अलग तैयारी करिएगा तो फंस जाइएगा दोस्त। तो इसीलिए किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बीपीएससी को तैयारी कर सकते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि बीपीएससी को तैयारी करने के लिए इसको पहले 4 पिलर में हम लोग बांटेंगे दोस्त, कि किस तरह से हम इसको देखेंगे, डिस्कस करते हैं आपको कि बीपीएससी का तैयारी 4 पिलर में इसको बांट के कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर है दोस्त सिलेबस। बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है। दूसरा नंबर पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जो प्रश्न पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले अप्रोच ऐसा था, बोला जाता था कि क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन अभी पिछले सालों, अब कुछ साल के देखिएगा, कुछ साल का प्रश्न अब धीरे धीरे रिपीट करना भी धीरे धीरे कम कर रहा है, नया नया क्वेश्चन ला रहा है बीपीएससी। तो इस तरह से उसको भी अब ध्यान में रखना है। और तीसरा पिलर है दोस्त बुक लिस्ट, क्या किताब पढ़ना चाहिए। मान लीजिए एक सारा चीज हमको पास है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, लेकिन एक किताब का लिस्ट नहीं है। बहुत लोग ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कौन किताब पढ़ना चाहिए, तो आपको 10 तरह का किताब मिल जाएगा एक एक सब्जेक्ट पर, लेकिन हमको 10 तरह की किताब नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसा किताब पढ़ना है जिसमें से लगभग 90% क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाए। समझ रहे हैं ना, 90% सोल्व होने वाला किताब पढ़ना है, कि 90% प्रश्न तो यहां से बन जाना चाहिए ई किताब पढ़ेंगे तो। उसी तरह के मैं आपको लिए किताब सेलेक्ट करके लाया हूं, तो उसको देखेंगे। और चौथा पिलर है दोस्त टाइम टेबल। टाइम टेबल कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम बना लीजिए कि सुबह 8 से 9 ये पढ़ूंगा, 12 से 4 ये पढ़ूंगा और रात में 6 से 10 ये पढ़ूंगा। इस तरह का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए ना। तो इस तरह से अपने आप को बांध लीजिएगा कि दिन में इतना घंटा, मान लीजिए कि आप बांध लिए कि सुबह में 7 से 9 हमको ये पढ़ना था, पता चला सुबह में सो के उठे 8 बजे, तो आपको तो लगेगा कि 7 से 9 पढ़ना था, अब 8 बजे उठे, 1 घंटा लेट हो गया, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़िएगा नहीं। तो ये गलत स्ट्रेटेजी है। नहीं, उसको पढ़ेंगे, फिर जब उठे उसी समय से पढ़ेंगे 2 घंटा। तो इस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए कि जब उठे तो 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है तो 2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, 3 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है तो 3 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ये नहीं कि कोई टाइम फिक्स कर दिए कि सुबह में 5 से 8 पढ़ना है, 11 से 12 पढ़ना है, ऐसा कोई टाइम फिक्स मत करिए। वैसा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाता है दोस्त, कोई भी लोग। तो इस तरह से अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक करके पिलर को, चारों पिलर को एक एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर पर है सिलेबस। तो सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस किस तरह से हमको देखना है, सिलेबस प्रीलिम्स का देखिए और मेंस का देखिए। कभी भी डायरेक्ट एग्जाम तैयारी करने मत बैठ जाए। माने कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका सबसे पहले सिलेबस देखिए, जान पहचान कीजिए। मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले कोई किसी जगह पर घूमने आप जा रहे हैं, तो उस जगह के बारे में पहले जानिए। नहीं तो घूमने जाइएगा तो बहुत सारा चीज़ आप वहाँ तो घूमने चले जाइए। मान लीजिए कि आप घूमने के लिए यहाँ से निकले, बोले हम मुंबई जा रहे हैं घूमने। अब मुंबई घूमने जा रहे हैं, अब मुंबई के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लिए नहीं है और ऐसे चले गए हैं मुंबई घूमने। तो पता है आपको, आप 2 दिन के लिए घूमने गए हैं, तो 2 दिन में जहां जहां आपको रैंडम तरीके से घूम पाइएगा, जो जो जगह आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ जगह आप घूम के जब वापस आ जाइएगा ना, तो पता चलेगा कि कुछ जगह और था जहां हमको घूमना चाहिए था, तो आप नहीं घूम पाए वहां, क्योंकि आपको जानकारी नहीं था पहले से। तो उसी जानकारी के लिए सबसे पहले कमीशन आपको सिलेबस दे दिया है कि सबसे पहले आप इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं, तो पहले सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में हम क्या पूछने वाले हैं आपसे, प्रीलिम्स में क्या पूछने वाले हैं, मेंस में क्या पूछने वाले हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस दोस्त डिफाइन है, आप उसका वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रीलिम्स में है
मुख्य रूप से आप फोकस करिएगा, प्रीलिम्स में देखिएगा हिस्ट्री है, इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और एंशिएंट हिस्ट्री पर इसलिए जोर दिया जाता है दोस्त बीपीएससी में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री देखिएगा तो लगभग एंशिएंट हिस्ट्री में शुरुआत होता है बिहार का इतिहास से ही। अब एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए मगध साम्राज्य कहाँ डेवलप हो रहा था, मगध साम्राज्य बिहार में डेवलप हो रहा था, उसके बाद में मौर्य वंश हुआ, तो ये सब चीज़ जो बिहार में साम्राज्य डेवलप हो रहा था तो उससे ज़्यादा संबंधित अपने आप को समझता है बीपीएससी। तो एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल उठाता है अच्छा खासा बीपीएससी में, और मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न डेवलपमेंट है दोस्त, तो उसके बारे में सवाल पूछता है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में सिलेबस है, हिस्ट्री से सवाल पूछेगा, एंशिएंट से ज़्यादा और मॉडर्न से ज़्यादा आपको। और उसके बाद में देखिए ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तीनों से बहुत कम सवाल आता है, बहुत थोड़ा सवाल आएगा। और हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज किसी को है बीपीएससी में तो साइंस का है दोस्त। हिस्ट्री के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा वेटेज आप प्रीलिम्स में दे सकते हैं तो पहला समझिए कि हिस्ट्री तो आपको पढ़ना है ढंग से, उसके बाद में साइंस पढ़ना सबको है ढंग से, लेकिन मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में क्या अप्रोच आपको अपनाना है। साइंस पर ध्यान ज़्यादा देना है, साइंस में क्या पढ़ना है उसको बता रहा हूँ। और उसके बाद में एक बिहार स्पेशल और एक करंट अफेयर्स, ये 4 चीज कंप्लीट कर लिया ना, समझिए कि हिस्ट्री से लगभग आपको 30 प्रश्न मिल जाएगा, साइंस से भी आपको 20 से 25 प्रश्न आपको लगभग मिल जाएगा दोस्त, समझ लीजिए 50-55 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद में बिहार स्पेशल से भी लगभग 20-25 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो समझिए कि 55, 5, 60, 80 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, ये 3 जगह से प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल से। और बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, बिहार का इकोनॉमी हो गया, तो ये सारा पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए मैं एक बुक बताऊंगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको महसूस होगा, ज़्यादा इधर उधर किताब में मत भटकिए, वो किताब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा नहीं मैं सब क्वेश्चन बना ले रहा हूँ। और उसके बाद में करंट अफेयर्स दोस्त, करंट अफेयर्स बहुत सारा मार्केट में है, कोई एक आपको जो अच्छा लगे मैगजीन उसको उठाइए और उसको पढ़िए। तो समझिए कि करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आपको बनेगा, तो कितना हो गया 25, 25, 50, अब 20, 70 हो गया, और 70, 30, 100 क्वेश्चन आपका हो गया। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप कट ऑफ पार कर रहे हैं, समझिए कि। और उसके बाद में जनरल वाले लोग हैं तो उनको भी कट ऑफ पार करना है, तो ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमी हो गया। तो ये सबसे भी क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन करके पूछा जाता है दोस्त। तो इस तरह से पूरा लगभग 150 प्रश्न का सवाल रहता है। तो समझिए कि 30 प्रश्न तो लगभग यहाँ से आएगा दोस्त, आपका 25 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से आएगा, 25 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से आएगा, और 20 क्वेश्चन दोस्त करंट अफेयर से लगभग आएगा। तो समझिए कि इतना सवाल तो आपको यहाँ से सोल्व होगा, और यही समझिए कि ये समय 5-7 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा। तो इस तरह से 150 प्रश्न का परीक्षा होगा, 2 घंटा का समय रहेगा आपके पास। तो आपको सबसे पहले अभी क्या फोकस करना है, सबसे पहले जिसका ज्यादा वेटेज है उसको कंप्लीट करना है हमको। तो उसको कंप्लीट करना है दोस्त, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स का भी कंप्लीट करना है हमको, प्लस मेंस का करना है। तो आप पढ़ाई कैसे करें। अब मान ली जान तो गए हम कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री से 30 प्रश्न पूछा जाता है, साइंस से 25 प्रश्न पूछा जाता है लगभग, बिहार स्पेशल से 25 प्रश्न पूछा जाता है, करंट अफेयर से 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको पढ़े कहाँ से हम, मैंने ये दिमाग में आएगा। और पढ़े तो ऐसा पढ़े कि केवल प्रीलिम्स निकाल के क्या फायदा होगा, कभी भी कोई एग्जाम दीजिए तो एक दिमाग में रखिए कि हमको नौकरी लेना है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि देखो मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ, आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर किया हूँ। अरे भाई क्लियर किए हैं प्रीलिम्स तो क्या हो गया उससे, बहुत लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो उसको आपको नौकरी लेना है ना, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, सीट लेना है, ऑफिसर बनना है। तो आपको मेंस के लिए भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेंस का सिलेबस भी देख लीजिए साथ में। प्रीलिम्स का सिलेबस तो हमको पता चल गया कि इतना सारा यहाँ वेटेज ज्यादा है, तो यहाँ से सवाल पूछेगा प्रीलिम्स में। और उसके बाद में देखिए मेंस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए दोस्त, मेंस का सिलेबस पढ़ लीजिए। मेंस बहुत डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है कि मेंस में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ने शुरू करिए ना, तो हिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा फोकस मत करिए कि फैक्चुअल रटेंगे, उसको तो पढ़ना है, आप पढ़ते पढ़ते आपके याद हो जाएगा। लेकिन ज्यादा फोकस करिए कि जो कोई भी चीज लिखा हुआ है उसके पीछे का जो समझ है, सिद्धांत है, जो कहानी है, उसके पीछे कोई भी जानकारी मिल रहा है हमको, तो उसके पीछे का जो कहानी है उसको ध्यान में रख के पढ़िए, तो उससे मेंस क्लियर होगा आपको। अब जैसे में बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ, तो वो सब सोचते हैं कि लूसेंट पढ़ लेंगे जनरल स्टडी के लिए और बस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, मेंस नहीं क्लियर कर पाइएगा। आप बताइए कि लूसेंट पढ़ के कहाँ, आप मेंस में क्वेश्चन पूछा था एक बार, आप देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि 1858 से लेके 1914 के बीच बिहार में
पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन जो है, पाश्चात्य शिक्षा का किस तरह से विकास हुआ है, तो ये लूसेंट में आपको मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब 1857 के क्रांति के कारण पूछ रहा है, बिहार में उसका क्या प्रभाव हो रहा है, तो इस तरह का मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नहीं केवल हमको ये नहीं पढ़ लेना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन था अंग्रेज का उसमें कमांडर इन चीफ जो उसको दबाया था, तो ये सब खाली ध्यान मत रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना अच्छा बात है, लेकिन प्रीलिम्स का अलग तैयारी मत कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो मैं बुक लिखा हूं यहाँ कि क्या मेंस का सिलेबस एक बार देख लीजिए डिटेल में, आपको हर चीज का मिलेगा सिलेबस। वेबसाइट से डाउनलोड करिए, एक दो बार पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं हिस्ट्री, हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये घटना कब हुआ, ये डेट याद करने की कोशिश, प्लासी का युद्ध कब हुआ, वन दिवस का युद्ध कब हुआ, तो ये सब याद कर रहे हैं ना। तो उसमें देखिएगा इतिहास में लिखा हुआ है, डिफाइन तरीके से सिलेबस लिखा हुआ है कि इतिहास पढ़ना है तो आपको राजनीतिक इतिहास भी पढ़ना है, सामाजिक इतिहास भी पढ़ना है और आर्थिक इतिहास भी पढ़ना है। तो समझ रहे हैं, तो बहुत बच्चा सामाजिक आर्थिक इतिहास समझ ही नहीं पाता है कि सामाजिक आर्थिक इतिहास है क्या, और सामाजिक आर्थिक इतिहास को स्किप करता है, केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते रहता है कि ये घटना कब हुआ, वो घटना कब हुआ। आप देख रहे होंगे प्रीलिम्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन धीरे धीरे कम कर रहा है, डेट वाला क्वेश्चन। अब ज्यादा ब्रॉडर तरीके से पूछ रहा है। अब जैसे में आर्य समाज है, तब अब पूछेगा आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, ये नहीं पूछेगा। आर्य समाज का क्या सिद्धांत था, उसका क्या समझिए कि डॉक्ट्रिन था, क्या फिलॉसफी था आर्य समाज का, ब्रह्म समाज का क्या फिलॉसफी था, धर्म सभा क्यों बनाया गया था। तो समझ रहे हैं ना, धर्म सभा क्यों बनाया गया, कि ब्रह्म सभा के अगेंस्ट में धर्म सभा का निर्माण किया गया था उसमें राधाकांत देव के द्वारा। तो एक पूछ रहा है प्रश्न, समझ रहे हैं, तो इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स में भी अब थोड़ा सा अप्रोच आप डायनेमिक करिए और थोड़ा सा ब्रॉडर करिए अप्रोच को। तो इस तरह से प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस पहले देख लेंगे आप, और सिलेबस देख लिए तो उसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। क्यों क्वेश्चन पर इसीलिए जाएंगे कि कैसे पढ़ना है हमको, किताब को किस तरह से पढ़ना है, रटना है कि समझना है, समझ रहे हैं ना। तो रटना है कि समझना है, तो आपको जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा प्रीलिम्स का प्लस मेंस का भी देखिएगा, प्रीलिम्स का देख के आप डायरेक्ट पढ़ने मत शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा कि ये तो सारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लूसेंट में मिल जाएगा, तो उसी को रट लेते हैं। तो उसको रटने से काम नहीं चलेगा। मेंस का जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, रटने से काम नहीं चलने वाला है, समझ डेवलप होना चाहिए। तो आप समझ के फिर पढ़ना शुरू करिएगा कि नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का कहानी क्या है। और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो समझिए कि रेलवे एसएससी की तैयारी करते हो, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, लूसेंट बहुत मैंने उनको याद है तो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। लेकिन आप उनके लिए भी है कि आपको अगर लूसेंट याद है तो समझिए कि उसको आप एडवांटेज के रूप में यूज करिए, काहे कि आपके पास भी मौका है। आप प्रीलिम्स तो आपका होल है, क्लियर कंप्लीट है, समझिए आप मेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। जब जो इन्फॉर्मेशन आपको याद है उसको पीछे का कहानी केवल आपको जानना है, काहे कि आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरा याद है, लूसेंट पढ़े हैं जो, और उसको कहानी जानना है। तो उसी कहानी जानने के लिए कुछ किताब है, उसको आप पढ़ लीजिए। आप समझिए कि बार बार जो प्रीलिम्स निकाल के मेंस में नहीं निकाल पाते हैं, लगता है कि मेंस हमसे नहीं होगा, मेंस भी आप निकाल सकते हैं, काहे कि आप सारा लूसेंट जब याद कर लिए तो इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आप कोई इन्फॉर्मेशन पता है, उसके पीछे का कहानी जब याद करिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा, आपको रिलेट कर लीजिएगा कि ये चीज तो था और ये चीज मैं इतना दिन से याद किया था, इसके पीछे का यह स्टोरी है। तो उस तरह से आप लोग के लिए भी फायदा होगा, केवल बार बार प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा, मेंस देके आप डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अब बुक क्या पढ़ेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देख लिए, समझ गया कि रट के पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, समझ के पढ़ने से काम चलने वाला है। अब समझ के पढ़ने से काम चलने वाला था, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, ठीक है। हिस्ट्री में बोले कि 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है, और पेपर फर्स्ट जीएस पेपर फर्स्ट देखिएगा ना, तो जीएस पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन ही लिखा हुआ है सिलेबस, भारत का इतिहास पूछेगा, वो आधुनिक भारत का इतिहास पूछेगा, और उसके बाद में कला एवं संस्कृति पूछेगा। तो कला एवं संस्कृति पूछेगा तो कला एवं संस्कृति के लिए क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा देखिए बताते हैं। अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है दोस्त, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक किताब है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में ये किताब अवेलेबल है दोस्त, रामशरण शर्मा का एनसीईआरटी का ही किताब है, रामशरण शरण लिखे हैं, 11th क्लास का एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है। इसको आप ध्यान से खरीदिए और इसको समझ के पढ़िए। इसको समझ के पढ़िएगा ना तो बहुत सारा कला एवं संस्कृति आपको यहाँ से कवर होते जाएगा कि गुप्त के समय में क्या कला एवं संस्कृति था, मौर्य के समय में क्या कला संस्कृति का विकास हो रहा था। यही तो आपका बीपीएससी का मेन सिलेबस है कि मौर्य के समय में क्या कला विकास हो रहा था, गुप्त के समय में क्या कला विकास हो रहा था, वही तो पूछेगा। तो आपको ये रामशरण शर्मा का बुक एक बुक पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री का, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़िए दोस्त। और इसी को अगर खत्म हो जाए तो बार बार पढ़िए, वो अलग बात है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा का बुक पढ़िए। और उसी तरह से मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र का बुक पढ़िए। सतीश चंद्र का भी 11th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है, और ये सतीश चंद्र का भी बुक मिडाइवल हिस्ट्री के लिए एनफ है दोस्त। इससे ज्यादा मिडाइवल हिस्ट्री में कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप पहले से लूसेंट पढ़े हुए हैं तो और अच्छा बात है, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ पीछे का कहानी भी मिल जाएगा आपको, तो वो फायदा हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सतीश चंद्रा एक पढ़ लीजिए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए, और आधुनिक भारत का एक बिपिन चंद्रा का एनसीईआरटी का ही ये भी किताब है बिपिन चंद्रा का। मार्केट में जाइएगा बोलिएगा कि मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री का हमको आधुनिक भारत का बिपिन चंद्रा किताब दो, मिल जाएगा आपको। और आधुनिक भारत का किताब तो इसको समझिए, बिपिन चंद्रा का किताब तो समझिए कि आपको समझने के लिए है, पढ़ने के लिए केवल नहीं है। ये आधुनिक भारत का जो किताब है ना, इसको आप पढ़िएगा ना, तो जितना बार पढ़िएगा उतने ज्यादा आपको इंसाइट मिलेगा। देखिएगा कि अरे मेरा इस तरह का आधुनिक भारत का इतिहास था, इस तरह से अंग्रेज आया, इस तरह से अंग्रेज हर राज्य को किस तरह से, राज्य के बीच में जो एकता नहीं था तो किस तरह से राज्य को हरा दिया। तो ये सब चीज जो डॉट है, नॉट है, जो उसको पकड़ने में आपको मदद मिलेगा एक किताब पढ़ने के बाद। तो बिपिन चंद्रा का किताब आप पढ़िए आधुनिक भारत का, और सारा क्वेश्चन जो पेपर 1 जो बीपीएससी का जीएस का पेपर 1 है, आधुनिक भारत का सवाल है, इससे बाहर सवाल अभी तक नहीं पूछा है दोस्त। कहा है कि मैं भी प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा बना चुका हूं बीपीएससी का, और एक किताब भी पढ़ चुका हूं, और दोनों को मैं मैच कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ किताब बता रहा हूं। इतना ही किताब क्यों बताया, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा किताब था, वो किताब का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीपीएससी के मेंस में और प्रीलिम्स में जितना भी सवाल पूछा है ना, 90% सवाल आपको बिपिन चंद्रा के आधुनिक भारत की किताब से मिल जाएगा। तो 10% के लिए क्यों इधर उधर भागे दूसरा किताब के पीछे, और वो 10% आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब इतना सारा किताब पढ़िएगा ना, तो इतना ना समझ डेवलप हो जाएगा कि वो 10% क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखिए कि ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत सारा बुक है मार्केट में, तो सब नहीं पढ़ना है सबको। ज्योग्राफी भी पूछता है। ज्योग्राफी में केवल हम लोग जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ज्योग्राफी में भौतिक ज्योग्राफी के पीछे भागता है, फिजिकल ज्योग्राफी कि केवल नदी कहाँ से कौन नदी बह रहा है, कहाँ कौन रेगिस्तान है, इसी को याद करने के पीछे है। लेकिन दोस्त सिलेबस है बीपीएससी का, जानते हैं क्या, सिलेबस में क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि भौतिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आर्थिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सामाजिक ज्योग्राफी पढ़ना है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक का मतलब लोग समझते नहीं है, और आर्थिक और सामाजिक जो ज्योग्राफी है उसको सोचते हैं कि फालतू चीज है। भौतिक ज्योग्राफी केवल पढ़ना है, नदी कहाँ है, नाला कहाँ है, पठार कहाँ है, पर्वत कहाँ है, यही सब पढ़ के छोड़ देते हैं। तो नहीं, वही और आर्थिक और सामाजिक भूगोल पढ़ने के लिए आपको जो मेंस में काम आएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब पूछ रहा है आर्थिक और सामाजिक ज्योग्राफी से, तो उसको आप पढ़िए। 11th का और 12th का एनसीईआरटी का बुक है, नया वाला ज्योग्राफी का नया बुक है। 11th और 12th का 2 बुक है, और दोनों देखिए, एक फिजिकल ज्योग्राफी का 11th में है, और जिसमें इंडिया का फिजिकल है, वर्ल्ड का फिजिकल है, और 12th का इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी का बुक है दोस्त। आर्थिक और सामाजिक भूगोल का ही किताब है 12th का नया वाला, उसको पढ़िए। और एक एटलस रख लीजिए, कोई भी एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस हो या स्टूडेंट एटलस, कोई भी एटलस रखिए। जब 11th क्लास का जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, तो उसमें बहुत सारा लोकेशन होगा, ये वोल्केनो कहाँ है, ये ज्वालामुखी कहाँ है, ये भूकंप का क्षेत्र कहाँ है, तो उसको मैप पर लोकेट करिए कि ये कहाँ ये क्षेत्र है, तो उसको करिए एटलस के साथ, और इससे आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद में जो आजकल के समय में देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी सवाल पूछने लगा है, क्योंकि देख रहे हैं कि पर्यावरण में बहुत सारा बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, देख रहे हैं बहुत सारा देश एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट भी कर रहा है। डेवलपिंग कंट्री पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा है डेवलप कंट्री से कि आप लोग अपने यहाँ कार्बन इमिशन को कम करिए, किसी न किसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करिए, नवीकरणीय ऊर्जा पर अपने अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करिए। तो इस तरह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में से बहुत सारा सवाल पूछ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, दृष्टि आईएएस का एक नोट्स है दोस्त। दृष्टि आईएएस का एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी का बुक है, मैं इसको खुद पर्सनली पढ़ा हूं, इसको आप पढ़ लीजिएगा ना, तो एक बार कम से कम इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपको इतना अच्छा समझ डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन एक समझ डेवलप हो जाएगा। कहीं भी आप घूमते रहिएगा तो आपको लगेगा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव मेरे देश पर पड़ रहा है, तो उसको समझने में ये बुक आपको मदद करेगा। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक बुक केवल, दृष्टि आईएएस का, ज्योग्राफी का 11th 12th का एनसीईआरटी केवल, बस। और कोई किताब मार्केट में मिलते रहे, खुल्लर का बुक मिल रहा है, सतीश चंद्रा का बुक मिल रहा है, इतना मोटा मोटा किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसके पीछे मत भागिए। ये सब जितना भी किताब मैं बता रहा हूँ, जानते हैं इतना पतला पतला किताब है सब। रामशरण शर्मा इतना पतला, ये भी सतीश चंद्रा छोटा सा है, बिपिन चंद्रा के भी छोटा सा है। 4-5 दिन में आप रेगुलर 4-4 घंटा पढ़िएगा तो 4-5 दिन में सब खत्म हो जाएगा एक एक बुक। और ये भी एनसीईआरटी है तो पतला, दृष्टि आईएएस का भी इतना पतला बुक है दोस्त। अब देखिए कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है। पॉलिटी के लिए थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़िए, क्योंकि पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी का जो क्वेश्चन है, तो पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत लिखा हूं, और लक्ष्मीकांत यूपीएससी वाला विद्यार्थी भी पढ़ता है, तो लक्ष्मीकांत इसलिए लिखा हूं दोस्त कि लूसेंट में जो पॉलिटी है ना, तो उससे आप ऑब्जेक्टिव तो सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन जो मेंस में कभी कभी क्वेश्चन एनालिटिकल तरीके से पूछ देता है, जैसे में न्यायिक सक्रियता आज के समय में बहुत सारा न्यूज में रहता है कि न्याय, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्याय सक्रियता, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। संविधान जब पढ़ रहे हैं, जैसे में संविधान में है संघवाद, संप्रभुता, समाजवाद, तो ये सब सिद्धांत को डिटेल में जो डिस्कस किया गया है ना, ये लक्ष्मीकांत बुक में बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आपको हर चीज का डिस्कशन मिल जाएगा। संविधान है तो
किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, किस तरह से यूपीएससी बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस का कमीशन है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो ये डिटेल में है। लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, थोड़ा सा मोटा बुक है लेकिन उसको आप पढ़ सकते हैं। और आप मोटा बुक है तो आप वीडियो भी बना रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये सब बुक जितना भी मैं यहाँ बुक लिखा हूं ना, ये सारा बुक का आपको समझिए कि समरी के रूप में ये सारा में जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सब तो मैं अपना वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ और उसको एक कहानी के रूप में मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको ये सब बुक नहीं भी पढ़ना है तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो अभी तो शुरू हुआ है तो धीरे धीरे लेट होगा, तो एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आपको किताब ही पढ़ना है धीरे धीरे, क्योंकि मेरा वीडियो अभी समय लग जाएगा ना। कुछ सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा दूंगा तो उसको आप बुक छोड़ सकते हैं, वीडियो देख के काम चला सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा पाया तो उसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ, वो बुक आप पढ़ लीजिएगा। तो पॉलिटी के लिए बस एक बुक पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत से काम चल जाएगा दोस्त आपको। आप ये मत सोचिए कि पॉलिटी में 5 क्वेश्चन पूछता है, लक्ष्मीकांत क्यों इतना मोटा बुक पढ़ने जाए। बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि इतना मोटा बुक पढ़ने से क्या फायदा है, इतना मोटा बुक है 500 पेज का, पांच को क्वेश्चन पूछेगा तुमको पॉलिटी में, तो 5 को क्वेश्चन पूछेगा जानते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में जानते हैं क्वेश्चन पूछ देगा 30 नंबर का। और वो क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन भी मेंस में छोड़ रहे हैं ना तो समझिए कि आपका सिलेक्शन गया। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मेंस में 4, आप एवरेज लगा के रखिए, दिमाग में रखिए कि अगर 8 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन पेपर में है, 8 क्वेश्चन है पेपर में, तो हमको कोशिश करिए 8 क्वेश्चन एवरेज तरीके से ही सोल्व कर लें। समझ, ये बात आप दिमाग, ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। एवरेज क्वालिटी क्यों ना हो, क्वालिटी एवरेज क्यों ना हो, गुणवत्ता क्यों ना एवरेज हो, औसत हो, लेकिन हमको 8 क्वेश्चन सोल्व करना है दोस्त। आप अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाए, अगर आप स्ट्रेटेजी अपना लिए कि नहीं हम इसमें 4 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 प्रश्न बनाएंगे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी देंगे, बेस्ट क्वालिटी। जानते हैं दुर्भाग्य का बात क्या है, आप ऑफिसर नहीं बनिएगा, ये बेस्ट क्वालिटी भी दे दीजिएगा ना 4 क्वेश्चन में तो ऑफिसर नहीं बनिएगा। जो विद्यार्थी 8 क्वेश्चन एवरेज क्वालिटी से भी अटेम्प्ट कर लेगा ना वो ऑफिसर बन जाएगा, उसका आपसे ज्यादा नंबर आएगा। क्योंकि मार्किंग का पैटर्न ही दोस्त एग्जाम का है क्या, कि आप कितना भी बेस्ट क्वालिटी यूज कर लीजिएगा ना क्वेश्चन में तो 50% से क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स नहीं देगा आपको, समझ रहे ना। तो इसलिए क्यों ना एवरेज क्वालिटी अटेम्प्ट किया, हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बुक ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एक ही क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है लेकिन वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो उसका समझ आपको विकास करना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन के लिए आप बुक, ऐसे अगर सोचिएगा कि एक क्वेश्चन ए में से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं पढ़ेंगे, ए में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरह से आप पॉलिटी इकोनॉमी सब स्किप कर दीजिएगा। तो 100% है कि आप बार बार प्रीलिम्स निकालिएगा, मेंस में आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो ये चीज मत कभी सोचिए कि इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 क्वेश्चन, हर विषय को उतना ही महत्व दीजिए जितना है। तो हर क्वेश्चन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से आप कवर कर सकते हैं आसान से। इकोनॉमी के लिए देखिए लक्ष्मीकांत इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मैं यहाँ रामेश्वर सर का नोट्स लिखा हूँ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा दोस्त सब्जेक्ट है ना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत सारा मुश्किल होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा टेक्निकल टर्म है जिसको समझ में नहीं आता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उसको लगता है मैं क्या करूँ क्या पढ़ूँ। तो उसके लिए देखिए इकोनॉमिक्स के लिए अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उनके लिए तो बहुत सारा समझिए कि यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोडेड है, बहुत सारा क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, जिसमें इंग्लिश मीडियम वाला व्यक्ति इसमें श्री राम का नोट्स पढ़ सकते हैं। तो श्री राम का नोट्स आपको तो इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है। और उसके बाद में हिंदी मीडियम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रामेश्वर सर दिल्ली में क्लास लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो इनका क्लास नोट्स आता है दोस्त रामेश्वर सर का हिंदी में। इतना अच्छे तरीके से इकोनॉमी का आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा ना, इनका नोट्स पढ़िएगा, ये हम भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए रामेश्वर सर का नोट्स आप पढ़ लिए तो समझिए कि पूरा देश का आप अर्थव्यवस्था समझने लगिएगा और अच्छे से अर्थव्यवस्था का समझ हो जाएगा, देश का अर्थव्यवस्था का, और अच्छा से प्रश्न सोल्व कर लीजिएगा। मेंस का प्रश्न सोल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में जानते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था एक कि बिहार में देश के स्वतंत्रता के बाद बिहार में किस तरह से आर्थिक डेवलपमेंट हुआ, आर्थिक विकास किस तरह से हुआ है। तो वो पैटर्न जो है आपको समझने के लिए ये रामेश्वर सर का बुक पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा। और नहीं तो मैं आपको एक और किताब बता सकता हूं इसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है दोस्त, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। तो उसको पढ़ लीजिएगा, इतना मोटा 11th का एक ही किताब है भारत का आर्थिक विकास, उसको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लीजिएगा तो पूरा आपको पूरा अंग्रेज के आने से पहले क्या अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर था, अंग्रेज आया था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और अंग्रेज के जाने के बाद जब देश हम लोग का आजाद हो गया 1947 में, तो 1947 से 1990 के बीच किस तरह से मेरा अर्थव्यवस्था काम किया। 1990 के बाद जब एलपीजी का रिफॉर्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो उसके बाद किस तरह से अर्थव्यवस्था हम लोग का रन कर रहा है। तो वो पूरा एक सीक्वेंस समझने के लिए आप 11th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए रामेश्वर सर का अगर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है तो नोट्स पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में देखिए साइंस है, तो साइंस में प्रीलिम्स में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मेन्स में इसका योगदान टेक्नोलॉजी का है। साइंस का जो बेसिक साइंस है उसका योगदान
ज्यादा नहीं है। तो बेसिक साइंस का कहां योगदान है, 25 क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में। तो इसके लिए मैं लूसेंट रिकमेंड करूंगा। लूसेंट में वो जो जनरल स्टडी का लूसेंट जो जीएस का आता है वो नहीं, लूसेंट एक स्पेशल साइंस वाला लूसेंट आता है। तो वो साइंस वाला जो सेक्शन वाला लूसेंट आता है ना, तो साइंस का जो स्पेशल लूसेंट आता है उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन आपको पढ़ना है और 3 सेक्शन से आप साइंस का बेसिक साइंस का लगभग क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिएगा। तो साइंस के लिए हो गया दोस्त। और टेक्नोलॉजी, मेंस में टेक्नोलॉजी पूछा जाता है दोस्त, क्योंकि पेपर 2 देखिएगा, पेपर 1 में तो मॉडर्न हिस्ट्री है तो यहां से आप क्लियर कर लीजिएगा, कला एवं संस्कृति है तो एंशिएंट मेडाइवल पढ़िएगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। और पेपर 1 में एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूछा था मैथ का, तो बेसिक मैथ आपको क्लियर है, परसेंटेज वगैरह, एवरेज वगैरह और रेशियो वगैरह, तो आप उसको सोल्व कर लीजिएगा इजी से। 72 नंबर का वो भी सवाल पूछा जाता है उससे भी। अब पेपर 2 जीएस में जो पूछा जाता है उसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, पॉलिटी इकोनॉमी हो गया और टेक्नोलॉजी पूछा जाता है दोस्त। तो टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो टेक्नोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूं कि विजन आईएएस का नोट्स आता है, विजन आईएएस का एक टेक्नोलॉजी के लिए नोट्स आता है। आपको लग रहा होगा कि बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन के लिए इतना नोट्स पढ़ने की क्या जरूरत है। एक क्वेश्चन आपको बताया ना कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन भी आप छोड़ के आइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि एवरेज तरीका से क्यों नहीं, सारा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें क्या क्यों पूछा जाता है, जिसमें अभी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। जैसे में बाढ़ एवं सुखाड़ बिहार में हमेशा आते रहता है, आपको पता होगा कि बाढ़ सुखाड़ हमेशा आते रहता है रैंडम तरीके से, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से सहायता कर सकता है बिहार को जानने में कि बाढ़ और सुखाड़ को पूर्वानुमान किस तरह से हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगा सकता है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है दोस्त। तो टेक्नोलॉजी इस, अब जैसे मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, तो भारत विश्व में चौथा देश ऐसा बन गया था कि स्पेस में भी मारक क्षमता अपना रखता है कि कोई सैटेलाइट को गिरा सकता है। एंटी सैटेलाइट हम लोग मिसाइल डेवलप कर चुके थे। तो इस तरह से मिशन शक्ति के बारे में सवाल पूछ दिया था। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है नया, तक मेक इन इंडिया को किस तरह से देखिए जोड़ दिया स्वदेशी आंदोलन से, कि मेक इन इंडिया और आधुनिक भारत का कंसेप्ट याद करिए, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद, उसको से जोड़ के सवाल पूछ रहा है। तो आपको जब डिटेल में इतना सारा बुक आप नहीं पढ़िएगा ना, तो केवल आप ऑब्जेक्टिव याद करके एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं दोस्त। इस तरह से टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद एक बिहार स्पेशल है। अब बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बारे में ऑब्वियस सी बात पूछेगा। अब बिहार में भी इतिहास हुआ है, बिहार का भी भूगोल है, बिहार में बहुत सारा नदियां हैं, बहुत सारे पर्वत पठार है छोटे छोटे, बहुत सारा वन्य जीव, जैसे में एक जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है चंपारण में, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए एक बुक मैं बता देता हूँ, क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा दोस्त। और उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारा मैगजीन है मार्केट में, आपको जो मैगजीन सूट करे, जो मैगजीन पसंद आए उसको आप ले लीजिएगा। काहे कि मैगजीन के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको कि कौन मैगजीन पढ़ना चाहिए, काहे कि मैगजीन डिपेंड करता है, हर साल क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है दोस्त। कभी कोई साल क्वेश्चन मान लीजिए कि एडिटोरिया के मैगजीन है तो कभी उससे ज्यादा आ गया, कभी स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया। तो करंट अफेयर्स एक रैंडम चीज है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो समझ रहे हैं ना। तो करंट अफेयर्स के आपको जो भी मैगजीन अच्छा लगे उसको पढ़िए, करंट अफेयर्स। और इस तरह से मैं सारे सब्जेक्ट को एक एक बुक बताया हूं, इसीलिए क्योंकि आप एक बुक से ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं, और सारा बुक इतना मोटा से ज्यादा नहीं है। और सारा बुक आप जानते हैं 4-4, 5-5 दिन में, अगर 4-4 घंटा भी पढ़िएगा ना डेली ढंग से, तो 4-4, 5-5 दिन में सारा बुक को खत्म कर लीजिएगा। और इस तरह से तैयारी की, मान लीजिए कि 4 दिन में ही खत्म हुआ, उसके बाद 4 दिन में ही, और फिर इसी को रिवीजन करना है, इतना ही बुक पढ़ना है, दोबारा फिर इसी को यहां से शुरू करना है, फिर पढ़ते जाना है। फिर खत्म हो गया, मान लीजिए अभी भी एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम का भी डेट बाकी है, फिर यहां शुरू करेंगे, फिर खत्म कर देंगे सबको। तो इसी तरह से बार बार रिवीजन करिए। और टाइम टेबल के बारे में मैं आपको बता दिया हूं, कभी टाइम टेबल मत रखिए कि 8 से 9 पढ़ूंगा, 10 से 12 पढ़ूंगा। इतना फिक्स कर लीजिए कि दिन भर में 2 घंटा मुझे करंट अफेयर्स पढ़ देना है, 3 घंटा मुझे जीएस पढ़ना है। अगर कोई आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में 2-3 घंटा पढ़ना है। इस तरह से आप पूरा वीडियो ध्यान से, ये स्ट्रेटेजी है पूरा बीपीएससी का, और इस तरह से तैयारी कीजिए। और एग्जाम तो अभी 1-2-3 महीना आप समझिए कि टल ही गया है, 3 महीना आपके पास टाइम है। इतना पढ़ के आप बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल सकते हैं दोस्त। और इस तरह से और वीडियो भी, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का मैं वीडियो डाल दिया हूं यूट्यूब पर, तो मेरा भी वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा वीडियो। और जो वीडियो मैं जो सब्जेक्ट का डाल दूंगा वो समझिए कि किताब भी आप स्किप कर सकते हैं, किताब स्किप कर सकते हैं, ये किताब का वीडियो पूरा समरी है। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।